इजरायल के तेल अवीव पर फिर से हमले हुए हैं और ईरान ने फिर हवाई हमला किया है। एयर स्ट्राइक के बाद भीषण आग लग गई। हवाई हमले से एक घर में भी आग लग गई। तो किस तरीके से इंपैक्ट भी दिख रहा है तेल अवीव में और इजरायल के अलग अलग शहरों में इन हमलों का। ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा, चूंकि ईरान इसके पहले 12 दिन की लड़ाई में यह सफल प्रयोग कर चुका था और अब उसका वास्तविक प्रयोग एक तरीके से इजरायल के ऊपर करता दिखाई दे रहा है। खासकर जो कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव है उसको निशाना बनाया जा रहा है और जितने भी तरह के हथियार है उनका प्रयोग वो इजरायल के ऊपर कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि तेल अवीव टारगेट पर क्यों है, क्यों यहां पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है और सबसे ज्यादा हमले ईरान की तरफ से। आर्थिक और वित्तीय केंद्र है तेल अवीव, हाईटेक कंपनियों के मुख्यालय यहां पर हैं, बिजनेस का प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख बैंकों का हेड ऑफिस यहां पर मौजूद है, शेयर बाजार, रक्षा मंत्रालय, इजरायल डिफेंस फोर्सेस का मुख्यालय भी तेल अवीव में है, सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी तेल अवीव है। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात हमले इजरायल की संप्रभुता और मनोबल पर सीधा प्रहार भी माना जा रहा है। और जिस तरीके से हमले हो रहे हैं दीपक वोहरा सर, इससे तो यही लग रहा है कि सीधे सीधे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तभी तेल अवीव में हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं, जेरूशलम में भी हमले हो रहे हैं, हाइफा की भी तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन सबसे ज्यादा तेल अवीव में ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दीपक सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने बेटा, इट्स अ वेरी ब्राइट ऑब्जर्वेशन। अब मेरा ख्याल जंग उस लेवल पे पहुंच गई है कि दोनों तरफ विश्वास करते हैं कि रुकना तो पड़ेगा। अमेरिका की इक्विपमेंट लॉस बेयरिंग कैपेसिटी विदाउट लिमिट है, ह्यूमन लाइव्स लॉस बेयरिंग कैपेसिटी बहुत सीमित है। तो दोनों तरफ अब जंग तो ख़त्म होने की बातचीत शुरू हो गई होगी, वो सोच रहे होंगे कि अब ये होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, अब उस स्टेज पे पहुंचे हैं मैक्सिमम डैमेज कर दीजिए ताकि इनको बहुत समय लगे वापस रिकवरी में। तो इसीलिए टेल अवीव पे हमले हो रहे हैं, उधर से इस्फहान पे हुआ जहां पर जनरल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, फिर उनकी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, रीआर्मामेंट फैसिलिटी सब इस्फहान में है, उसको भी वो ठोक रहे हैं। सो अब डैमेज करो, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब कहेंगे देखिए जी जंग मैंने शुरू किया था, अब मैंने भी सीज फायर करा दिया, मुझे नोबेल प्राइज दोबारा दे दीजिएगा। अब देखेंगे क्या। उनको तो नोबेल प्राइज मिल ही चुका है, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं उसी प्रकार का प्राइज उनको मिला हुआ है। वेनेजुएला ने दे दिया, हैंड ओवर कर तो दिया, अब क्या चाहिए उनको सर? सब कुछ चाहिए, दुनिया चाहिए, तेल चाहिए। दुनिया का शहंशाह एक ही होगा। गाजा पीस बोर्ड बनाया है कि नहीं? संयुक्त राष्ट्र संघ गया अमृतसर, वो गाजा पीस बोर्ड न्यू यूएन बनेगा। आप देखते जाइए बेटा। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ट्रंप बहुत लंबा खींच पाएंगे इसको? यह बहुत बड़ा सवाल अमेरिका के अंदर से भी उठ रहा है। और देखिए बड़ी खबर इजरायल के नेगेव से है। नेगेव में विध्वंसक हमला हुआ है, ईरानी हमलों से दहला नेगेव। नेगेव में दिखी आग की लपटें, नेगेव में ही है डिमोना एटमी प्लांट। और इजरायल ने बुशहर में हमला किया तो ईरान ने नेगेव पर हमला किया। ये दोनों जगह बहुत ही अहम है, दोनों जगह दोनों देशों के परमाणु केंद्र हैं। आपको बताते हैं कि परमाणु केंद्र वाले शहरों पर इन हमलों के क्या अर्थ है, क्या इसके मायने हैं। तो मध्य पूर्व में एटमी संग्राम छिड़ा हुआ है, इजरायली अटैक हुआ है। देखिए इजरायल ने अटैक किया बुशहर पे, ईरान का परमाणु केंद्र, और ईरान ने अटैक किया कहां? नेगेव पर, जो कि इजरायल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। तो दोनों ठिकाने काफी अहम है। बुशहर परमाणु केंद्र की बात करें तो ईरानी परमाणु कार्यक्रम का यह प्रतीक माना गया और इसको अटैक करके एक मैसेज देने की कोशिश, फारस की खाड़ी के तट पर यह मौजूद है जहां पर इसे निशाना बनाया गया। परमाणु ऊर्जा परियोजना का यह बड़ा हिस्सा रहा है और इसका जिक्र हम लगातार देखते भी रहे इसके पहले। और नतांज परमाणु रिसर्च सेंटर की बात करें, 40 से 150 मेगावाट क्षमता का रिएक्टर यहां पर है जहां से यह एनर्जी प्रोड्यूस होती है और प्लूटोनियम उत्पादन होने की संभावना है यहां पर। और इजरायल की परमाणु शक्ति का यह केंद्र भी है, इसको निशाना बना के इजरायल को भी एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश है। परमाणु केंद्रों पर हमले से बड़ी तबाही का खतरा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे मामले में। कोहली सर, अब तो यह बहुत साफ हो गया है कि कोई भी चीज इस जंग में स्पेयर नहीं की जाएगी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो, वो चाहे क्लस्टर बम हो, फास्फोरस बम हो,
मतलब अब कोई नियम या लिमिट नहीं है इस वॉर में। नियम तो जब ये युद्ध शुरू हुआ था तभी से वो नियम तोड़कर ही आए थे ये लोग। अमेरिकन ने जो आके युद्ध किया, कोई यूएन से तो अप्रूवल ली नहीं है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी ताकत ये लगा रहे हैं, इजराइल और अमेरिका। नहीं मतलब मेरा ये सवाल था कि अब दोनों तरफ से कोई रूल्स रहे नहीं है वॉर। नो होल्ड्स बार सिचुएशन है कि कोई नियम नहीं है, जितना बर्बाद कर सकते हो एक दूसरे को बर्बाद करो। और ये भी एक इंडिकेशन देता है कि हम शायद इसके पास जा रहे हैं कि अभी ये शायद सीज फायर या कुछ समय में ये चीज़ हो जाए, क्योंकि ज़्यादा इसमें अचीव होने वाला नहीं है इनको। और अमेरिका की एक और वीकनेस है वो उनका डोमेस्टिक प्रेशर। इक्विपमेंट तो वो ठीक है उनके पास बतेरे हैं, जबकि वो प्रोड्यूस करने की शक्ति भी इनकी कम है। यूक्रेन वॉर में बिल्कुल सिद्ध हो गया था। लेकिन डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा इनके ऊपर। और ईरान जबकि बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो लोग, जैसा आपको मालूम है कि बिल्कुल कट्टर लोग हैं कि वो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन एक बात इसमें और हो रही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो खाड़ी देशों में जहाँ पर इनके बेसेस थे उनकी रक्षा नहीं कर पाने के कारण पूरे विश्व को क्या संदेश जा रहा है। कोरिया, ताइवान, जापान, वो क्या सोच रहे हैं कि भाई हमारी रक्षा क्या की जाएगी, कौन फ्यूचर में इनके साथ रहेगा।